हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर शमीम अहमद अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों से मुखातिब हूँ। आज मैं बात करूँगा, आज की बात में मेरा ये थर्ड एपिसोड होगा। रिसेंट दो पहले हुए ऑन इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर। बेहद हलचल ज़बरदस्त चल रही है इलेक्शन की। वोटिंग 11 तारीख को है। तो एक तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि देखिए, मुल्क का इंटरेस्ट किसी कम्युनिटी, किसी रिलीजन या कास्ट से ऊपर होता है। उसी तरह से कम्युनिटी का इंटरेस्ट किसी इंडिविजुअल के इंटरेस्ट से कहीं ऊपर होता है। तो आप जो कैंडिडेट्स खड़े हुए हैं वो भी, और वोटर्स भी इसे ध्यान में रखें कि इस्लामिक सेंटर का ये इलेक्शन हिस्टोरिकल इलेक्शन होने जा रहा है, जो तय करेगा किस डायरेक्शन में इस्लामिक सेंटर को ले जाना है। लिहाजा या आप अपने पर्सनल एम्बिशंस को, पर्सनल प्रमोशन को, पर्सनल इंटरेस्ट को भूल करके कम्युनिटी इंटरेस्ट को सामने रख करके बात करें। तरह तरह की बातें हो रही हैं, बड़े गलत एक दूसरे पर चार लगाए जा रहे हैं। देखिए, जहाँ तक सवाल है, 7 प्रेसिडेंट के कैंडिडेट प्रेसिडेंट के लिए बाय एंड लार्ज सभी बहुत अच्छे हैं। उसी तरह से वाइस प्रेसिडेंट के साथ हैं, बीओटी के हैं और एक्सेट्रा। देखिए, होना तो एक ही प्रेसिडेंट, तो इसका मतलब ये नहीं कि जो इलेक्ट एक हुआ है वो बहुत अच्छा है और सब दूसरे बेकार हैं। सभी अच्छे हैं, लेकिन होना एक ही है। और इस वक्त हर एक उम्मीद ये कर रहा है सातों के हम जीतेंगे। ये भी नहीं होना। उसका अंदाज़ा तो अभी है कि होंगे नहीं। इन माय व्यू इस वक्त तकरीबन 4 लोग हैं मेन फाइट में। वो हैं, एक तरफ तो तालिकोटी साहब हैं, आरएसएस। इट इज़ आरएसएस वर्सेस अदर्स दिस इलेक्शन। और दूसरी तरफ हैं हमारे IRS के चीफ रह चुके सलमान खुर्शीद साहब, आसिफ साहब और अफजल अमानुल्लाह साहब। सभी बेहद अच्छे हैं, लेकिन इनमें अगर ये चारों बहुत स्ट्रांगली इलेक्शन लड़ते हैं तो जाहिर है क्लियर कट RSS इज गोइंग टू विन। देखिए, जो मैं कह रहा हूँ कि इंडिविजुअल से कम्युनिटी का ऊपर रखिए। मैं पिछले एपिसोड में भी कहा कि मौलाना आज़ाद फाउंडेशन का क्या असर हुआ आपके सबके सामने है। 4000 करोड़ का उसका बजट से 200 करोड़ का आया, उसके बाद स्क्रैप कर दिया गया, रेजोल्यूशन पास किया। और ये वो खुद नहीं करता, आप ही से करा लेते हैं। दोनों वाइस चांसलर परमानेंट मेंबर्स हैं, VC और जामिया के। दोनों को बुलाया, साइन कराया, ख़त्म, खेल ख़त्म। 11,000 के करोड़ या कितने उसके एसेट्स थे वो भी गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र हो गए। आज ही की सुबह की खबर है इंडियन एक्सप्रेस में कि दिल्ली में, बॉम्बे में हज कमेटी एक कोचिंग सेंटर चलाती थी हज हाउस में, जिसमें तकरीबन 1500 बच्चे अब तक कोचिंग कर चुके, और उनमें से 25 के करीब सिविल सर्विसेज में सेलेक्ट हुए और 150 के करीब एलाइड सर्विसेज और स्टेट सर्विसेज में सेलेक्ट हुए हैं। और उसमें टोटल एक्सपेंडिचर जो पर ईयर था वो 25 से 50 लाख के करीब था, जो कि डोनेशन से आता था, डोनेशन से। और डोनेशन कौन देते थे? बाय एंड लार्ज हाजी लोग देते थे, मुस्लिम कम्युनिटी देती थी। लेकिन इन्हें तो बर्दाश्त नहीं है जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है। तो इन्होंने क्या किया कि पहले शुरुआत जब हुई थी, चलाया गया था, ये तो 50 की इंटेक थी, फिर 100 हो गई थी, और पूरे हिंदुस्तान से बच्चे वहाँ जाते थे फ्री कोचिंग। तो इन्होंने पहले तो उसे 50 में रिड्यूस किया, जैसे मौलाना आज़ाद फाउंडेशन में, फिर 200 करोड़ रुपये लिया है। और उसके बाद 2 साल से कोई एडमिशन नहीं हुआ, ताला लगा हुआ है।
डिक्लेयर नहीं किया बंद हुआ, लेकिन बंद कर दिया गया। तो ये जो हम तरह तरह की बात कर रहे हैं कि साहब हमारे जो कैंडिडेट हैं सिराज साहब के पैनल के, तारक कोटी साहब कि साहब मेरा काम होगा बीजेपी के, आरएसएस के और मुसलमानों के बीच की दूरी कम करना, ये बहुत बड़ा झूठ है, बहुत बड़ा बेहद मिसलीडिंग। चूँकि आरएसएस कंसिडर्स मुस्लिम्स एज देयर एनिमीज, मुसलमान नहीं करता है, हम उन्हें बिल्कुल अपना एनिमी नहीं कंसिडर, बट दे कंसिडर अस देयर एनिमीज। तो ये कैसे मुमकिन है? उन्होंने मुसलमानों को बांटा पसमानदा में, जो पसमानदा इस्लाम, ना तो पसमानदा कोई कम्युनिटी है, पसमानदा मीन्स ओनली बिलो द पॉवर्टी लाइन, जो सैयद भी हो सकता है, शेख भी हो सकता है, पठान भी हो सकता है। तो एक तो उनका इंटरप्रिटेशन ही गलत है। हाँ, ओबीसी हैं मुस्लिम्स, लेकिन वो ओबीसी इस्लाम का हिस्सा नहीं है, ना उसमें कोई कम्युनिटी है, ना रिलीजन, ना कोई कास्ट है। इंडिया में कन्वर्जन से हुआ इसलिए है। तो ये टारगेट कर रहे हैं मुसलमानों को, इनका ये एम है कि इन्हें कैसे बांटा जाए, इन्हें ख़त्म किया जाए पसमानदा के नाम पर कुछ लोगों, जबकि सबसे ज़्यादा जो लिंचिंग और जेल में बंद करना और पुलिस कस्टडी में जो किल किया गया, ये सब ओबीसी ही थे, सोकाल पसमानदा ही ग्रुप में आते थे। तो मैं इनसे ये पूछना चाहूँगा कि अगर आप इतने बड़े नेता हैं, इतने बड़े लीडर हैं, मुसलमानों के लिए क्या से क्या कर देंगे, तो क्या मुसलमान आइसोलेशन में रहेगा हिंदुस्तान में? आप नेशनल इश्यूज पर, मुस्लिम इश्यूज पर क्या कभी बोले? 750 किसानों ने अपनी जान दे दी, आज तक आपके प्राइम मिनिस्टर ने या आपने 2 मिनट उसके ऊपर बोले तक नहीं। सैकड़ों पहलवानों का रेप किया गया, उस पर आप बोले नहीं। मणिपुर में जो हुआ उस पर आप बोले नहीं। आज गाजा के अंदर जो हो रहा है, कब से? अक्टूबर 7 से जिस तरह से कत्लेआम हो रहा है, बच्चों का, इनोसेंट का, बूढ़ों का, बिजली नहीं, पानी नहीं, दवाई नहीं, घर नहीं, आपने कोई आवाज़ उठाई? बल्कि आपने आवाज़ उठाने वालों को भी धमकी दे दी कि अगर आप आवाज़ उठाएंगे तो आपको बंद कर देंगे। अमेरिका में आवाज़ उठ रही है, जो उसका सबसे बड़ा सपोर्टर है इजराइल का। इजराइल के अंदर प्रोटेस्ट चल रही है और 10 बच्चे मारे गए यूक्रेन में, जैसे वो हमारे पीएम साहब मानते हैं, रशिया में। तो कहते पूरी दुनिया ही गई, बहुत बड़ा जुर्म हुआ। बिल्कुल मैं कहता हूँ, जो मारे गए वो गलत मारे गए, नहीं मारे नहीं जाने चाहिए। और अभी 2 दिन पहले गोलान हाइट के ऊपर 12 या 14 बच्चे खेलते हुए मारे गए, वो भी गलत हुआ, वी कंडेम इट। लेकिन जहाँ लाखों लोगों को, ये 37-38 हज़ार की जो फिगर दे रहे, कहा था कि झूठी है, मिसलीडिंग है, 1 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए, ये बहुत से न्यूज़ चैनल्स का बताया हुआ है, जिसमें मेजॉरिटी इनोसेंट बच्चे हैं, औरतें हैं, बूढ़े हैं, और आज भी ना दवाई है, ना खाना है, ना पानी। उस पर आपको अफसोस नहीं होता? 12 बच्चों के लिए पूरी दुनिया हिल गई, पूरा अमेरिका और यूरोप हिल गया, और उसका बदला ले रहे हैं। आपसे बदला नहीं लिया जाएगा। तो देखिए, हमेशा ऑपरेसर के खिलाफ खड़े होइए और विक्टिम के सपोर्ट में बोलिए, इंसानियत को बचाइए, उससे कम्युनल चश्मे से मत देखिए। तो तारिक कोटी साहब से मैं ये पूछूंगा, और आप सब उनके सपोर्टर से और उनके अपोनेंट से भी। अपोनेंट्स भी कोई बहुत साफ सुथरे नहीं है, वो खुलकर गए, कम से कम वो कहते हैं, वो छुपाते नहीं, वो कहते हैं यस आई एम पार्ट ऑफ मुस्लिम राष्ट्रीय मंच। दूसरी तरफ बोलते नहीं, लेकिन वो उनसे भी बदतर है, मैं कहूँगा कुछ लोग उसमें उससे भी बदतर है। मुसलमान होना कोई ऐसा सर्टिफिकेट नहीं कि आप बहुत अच्छे आदमी हैं, भूल जाइए। एक गैर मुस्लिम आपसे अच्छा हो सकता है, एक एथिस्ट आपसे अच्छा हो सकता है। मुसलमान वो अच्छा है जो कुरान, रसूल और ईमानदारी की बात करता हो, जो आप नहीं करते। आप तो झूठ बोलते हैं कि हम अल्लाह से डरते हैं, आप अल्लाह के अलावा सबसे डरते हैं।
तो मुझे यही कहना है कि अब टाइम बहुत कम रह गया है। अगर आप चाहते हैं कि आपका सेंटर आरएसएस के हाथ में जाए, मुस्लिम मंच का, क्योंकि वो बार बार बात करते हैं इंटरफेथ डायलॉग। देखिए, दिस इज नॉनसेंस। हमारे लिए तो ये हमारा दीन है कि अब अगर मेरे मोहल्ले में 100 मुसलमान है, एक हिंदू है और उस पर कोई मुसीबत है तो उसे बचाना, प्रोटेक्ट करना मेरा दीन है। तो इज द नीड ऑफ दैट। और आरएसएस बीजेपी वहीं तक इंटरफेयर डायलॉग को पसंद कर रही है जहाँ तक कि आप उनकी बात को माने और अपनी बात ना कहें। जब आप अपनी बात अगर कहते हैं तो वो आपको बाहर कर देते हैं। अभी देखिए डुप्लीकेट कि हिंदू लड़का मुसलमान लड़की से शादी करे तो उसकी घर वापसी है। और आज ही कानून यूपी ने भी बना दिया कि अगर जो लव जिहाद क्या था वो ये तो है बदनाम करने के लिए, अगर हिंदू लड़की शादी मुसलमान से कर ले तो वो उम्र भर की कैद की बात आ गई। वो बहुत बड़ा जुर्म है। अरे दोनों एडल्ट हैं। वैसे तो जहाँ तक मुझसे पूछे, बेसिकली इंटर रिलीजन मैरिजेज के मैं खिलाफ हूँ, क्यों? उससे समाज में गड़बड़ होती है, टेंशन होते हैं, नहीं होनी चाहिए। और अगर होती भी है तो लड़का और लड़की अपने पेरेंट्स को तैयार करे, पुलिस को इन्फॉर्म करे, गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करे एजेंसीज को, और फिर पब्लिकली उस शादी को करे। लेकिन ये छुप के, और वो भी अपने के धोखा दे के किसी का रिलीजन बदलना, इससे बड़ा जुर्म तो कोई हो ही नहीं सकता। दूसरी चीज़, जो यूथ, मुस्लिम यूथ हिंदू लड़की को धोखा दे के शादी कर रहा, नाम बदल के, उसे मैं कहता हूँ फांसी दीजिए। वी डोंट स्टैंड विद हिम। लेकिन अगर कोई लड़की अपनी खुशी से आकर के शादी कर रही है तो रोकना तो उसे भी चाहिए कायदे से, लेकिन कर रही तो ठीक है। तो आपका तो डबल स्टैंडर्ड है कि मुसलमान अगर हिंदू लड़की से करे तो घर वापसी, सॉरी, हिंदू लड़का मुसलमान लड़की से करे तो घर वापसी, एंड वाइस वर्सा, तो बहुत बड़ा जुर्म है। तो मैं ये कहना चाहूँगा, क्योंकि मैं पर्सनली अब बहुत अच्छी तरह से तारिक कोटी साहब को जानता हूँ। ही इज़ ए जीनियस, रियल जीनियस, एंड ही इज़, उससे अच्छा कम्युनिकेट शायद पूरी आईआईसी के जो मेंबर्स हैं उनसे अच्छा कोई ना हो। कन्विंसिंग भी है और आपको डराते भी हैं साथ में और लालच भी दे देंगे। लेकिन अगर दिमाग में आपके कुछ है ना तो आप चीज़ों को समझेंगे। लेकिन चूँकि आप पर्सनल इंटरेस्ट में इन्वॉल्व हैं, आपको तो अपना प्रमोशन चाहिए, तो आप तारीफ करने नाच रहे हैं। अरे भाई, डॉक्टर होना बहुत अच्छा, कोई ज़रूरी थोड़ी, वहाँ आपको हॉस्पिटल थोड़ा ही बनना ना इंडिया इस्लामिक सेंटर में। और डॉक्टर तो एक से एक पढ़ा हुआ है हिंदुस्तान में, मुसलमान भी और हिंदू भी। तो इज इट ए क्वालिफिकेशन टू बी ए प्रेसिडेंट ऑफ द कम्युनिटी? इस्लामिक सेंटर के बहुत अच्छे डॉक्टर हैं और यहाँ तक लेकर 3 लाख ऑपरेशन की, इसका मतलब एक दिन में सैकड़ों ऑपरेशन हुए। इससे बड़ा झूठ कोई हो नहीं सकता। इज इट ए क्वालिफिकेशन? तो ऐसे आदमी को लाइए। देखिए, गवर्नमेंट डराएगी भी। ईडी और सीबीआई का इंस्पेक्टर भी आपके घर पहुंचेगा, क्या आप फेस कर पाएंगे? जिन्हें गवर्नमेंट नौकरी की हो इतने दिन, क्या वो बहुत नीट एंड क्लीन बाहर आ जाएगा? 2 मिनट में गर्दन दबाएंगे। सलमान खुर्शीद साहब को मैं नहीं कह रहा हूँ कि वो मुस्लिम इस्लाम के वो हैं या वो मुस्लिम लीडर हैं। ही नेशनलिस्ट, नेशनल पार्टी कांग्रेस के लीडर हैं, मुल्क के लीडर हैं। ही नॉट ए लीडर ऑफ ओनली मुस्लिम्स एंड डोंट कन्फाइन हिम टू बी ए लीडर ऑफ मुस्लिम्स। ही इज ए नेशनल एंड सेकुलर लीडर, और ना वो कभी क्लेम करते हैं। लेकिन उस आदमी में ये दम है कि ईडी और सीबीआई 1000 दफ़े सोचेगी उन पे हाथ डालने से, और अगर डाल दिया तो पूरा मुल्क उसके पीछे खड़ा है। माहौल बदल गया है। पार्लियामेंट में प्राइम मिनिस्टर साहब अपोजिशन लीडर को फेस नहीं कर पा रहे, बैठते नहीं हैं, और जो हो रहा आप सब देख रहे हैं। पर्सन वाजपेयी को देख लिया कीजिए, बहुत से चैनल से अजूमंदी को देख लीजिए। और अभी जो इन्होंने एक धंधा चलाया था कि सब अपने नाम लिखे जहाँ वो चल रहे हैं कांवड़िए, ये सब क्या है? ये अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करेंगे आरएसएस मुसलमानों के बीच में?
तो प्लीज़ दहशत से बाहर आइए, परसेंटेज से ऊपर आइए और फिर सोच समझ करके ये चारों कैंडिडेट बैठे और जो भी कंसेंसस बने एक कैंडिडेट खड़ा रहे, वरना यू आर गोइंग टू लूज। और इसका नाम जो सेकंड आई है इस्लामिक, वो चेंज हो जाएगा इंटरफेथ, इंडिया इंटरफेथ कल्चरल सेंटर बन जाएगा और मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का ऑफिस वहाँ होगा। चूँकि वो कहेंगे इससे अच्छा इंटरफेथ का काम तो कोई दूसरी एजेंसी कर ही नहीं सकती, लिहाजा इसे यहीं ले आया जाए और 6000 मेंबर ये दोबारा बनाएंगे। फिर ज़िंदगी भर आप इलेक्शन लड़ते रहिए, अब उनमें तो लड़ने की हिम्मत नहीं होगी, आपकी एंट्री भी बैन कर दी जाएगी। थैंक यू वेरी मच। लोग बहुत अच्छे हैं, आसिफ भाई हैं, बहुत बड़े नाम पाया उन्होंने बिजनेस में। हमारे अबरार साहब हैं, बहुत बड़े ऑफिसर रहे। अफजल साहब हैं, ही हैड बीन ए ग्रेट डेडिकेटेड ऑफिसर। और सलमान साहब का तो फॉरेन मिनिस्टर रहे, लॉ मिनिस्टर रहे, बाप मिनिस्टर रहे, दादा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहे। तो गवर्नमेंट सर्वेंट को तो डर है, उसे तो ईडी है, सीबीआई तंग कर सकती है, लेकिन इन्हें नहीं कर सकती। तो ये बात भी कहना छोड़िए, हाफ पैंट हाफ टर्म। अरे हाफ टर्म सारा मेंबर चाहते हैं कि 3 साल का टर्म हो जाए, तो अगर ऐसा कोई इलेक्ट होता है जिसका 3 साल तो ये तो आसानी हो जाएगी, आसानी से ट्रांजिशन हो जाएगा। तो मुझे ये कहना है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और इन लोगों को अच्छा लगा हो, लेट देम बी हैप्पी, और जिन्हें बुरा लगा करें। मैं अपनी बात कहता हूँ, आप माने, मैं ये नहीं कह रहा हूँ मैं अच्छी बात कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मुझसे अच्छा कोई है नहीं, मैं सबसे बॉटम पे हूँ, सबसे नीचे हूँ, बट आई एक्सप्रेस माई ओन व्यूज़। ये उम्मीद आपसे नहीं करता हूँ कि आप मेरी बात को मानेंगे या फॉलो करेंगे, बिल्कुल ना करिए, लेकिन मैं वो जो कहना चाहता हूँ वो कहता हूँ। थैंक यू वेरी मच।